अध्याय 77 बड़े की सलाह। बुजुर्ग ने अंततः शांत स्वर में कहा, तुम सचमुच बहुत निर्दयी हो, यहाँ तक कि अपने खून के प्रति भी। यह कोई अपमान नहीं था, नहीं यह कोई प्रशंसा थी। यह ओलिवर के कानों के लिए बस एक बयान था। वह बड़े के लहजे या शब्दों से उसके इरादों को समझने में असमर्थ था। तो क्या हुआ? ओलिवर बुदबुदाया। उनका लहजा न तो अशिष्ट था और न ही उत्तेजक। उसने सीधे बुजुर्ग से पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। एक पल के लिए जंगल शांत हो गया, केवल पत्तियों की हल्की सरसराहट की आवाज थी। ओलिवर को बुजुर्ग की निगाहों का भार महसूस हुआ, जैसे उसे पहली बार देखा जा रहा हो। बुजुर्ग ने युवा चेहरे और उन आंखों को देखा। वे आंखें, उसे उनमें कुछ रहस्यमय और गहरा महसूस हुआ, लेकिन ठीक ठीक बता नहीं सका कि क्या था। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ। ये पहली बार था जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, कुछ नहीं। तुम्हें कैसा लग रहा है? ओलिवर ने भौहें चढ़ा ली। उसे लगा कि बुजुर्ग अजीब व्यवहार कर रहा है। अगर वह कुछ कहना चाहता है तो उसे उगल देना चाहिए। गोल गोल घूमने का क्या मतलब था? क्या आप उनका बदला लेने के लिए यहाँ हैं? ओलिवर ने पूछा। उसका स्वर ठंडा होता जा रहा था। अगर ऐसा होता तो यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल होता। उसका दिमाग भागने के संभावित रास्तों पर दौड़ रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर बुजुर्ग ने कार्रवाई करने का फैसला किया तो कोई भी इतना तेज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ हस्तक्षेप करने के लिए नहीं हूँ। उसकी उम्मीदों के विपरीत बुजुर्ग ने बस अपना सिर हिलाया और इस धारणा से इनकार कर दिया। ओलिवर ने उसे उपचार की शीशी और उस ताबीज पर नजर डालते हुए देखा जो उसने पहले लूटा था। उन्हें वापस चाहते हैं? वह मुस्कुराया और चंचलता से पूछा। वह जानता था कि बुजुर्ग को शिकार में हस्तक्षेप करने और अन्य प्रतिभागियों को बाधित करने की अनुमति नहीं थी। वह अभी बड़ों की सीमाओं का परीक्षण कर रहा था। ओलिवर की आंखों में एक शरारती चमक दिखाई दी। उसने बुजुर्ग के धैर्य की सीमा का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसके अंदर का शैतान अपने फायदे के लिए इस स्थिति का दुरुपयोग करना चाहता था। सीमाओं को पार करने का, खतरे के किनारे पर नाचने का रोमांच मादक था। वह बुजुर्ग को भड़काने की कोशिश करना चाहता था। उन्होंने उपन्यासों में पढ़ा था कि नायक आम तौर पर अपने अहंकारी शब्दों से ऐसे बुजुर्गों को भड़काते थे और धोखा देते थे, और बुजुर्ग, जिनका अहंकार पहाड़ों जितना ऊंचा होता था, क्रोधित हो जाते थे और नायक को धोखा देने देते थे। निस्संदेह वास्तविक जीवन उसकी दृढ़ कल्पना से बहुत अलग था। बुजुर्ग ने फिर सिर हिलाया। आप उन्हें रख सकते हैं। यह उनकी गलती है कि वे अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। मैं देख सकता हूं कि आप मुझे उकसाना चाहते हैं, जैसा आपने 2 भाई बहनों के साथ किया था। मैं आपको भविष्य में ऐसी चीजें न करने की सलाह दूंगा। एक बुजुर्ग के रूप में, यदि आप इस तरह कार्य करते हैं तो आप सहयोगियों के बजाय और अधिक दुश्मन बनाएंगे। मेरी बातों को अनदेखा करने में संकोच न करें। आपकी तलाश में शुभकामनाएं। बुजुर्ग का शांत स्वभाव अटल था, जो उनके सदियों के अनुभव का प्रमाण था। ये स्पष्ट था कि ओलिवर के उकसावे विफल हो रहे थे। बुजुर्ग शांत स्वर में बोले, बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। जैसे ही दोनों भाई बहन अपनी स्थिति से गायब हो गए, वह घूम गया और अपनी उंगलियां हवा में घुमाने लगा। वह उन 2 शक्तिशाली अज्ञात तकनीकों के बारे में उत्सुक था जिनका उपयोग लड़के ने लड़ाई में किया था, लेकिन उसने पूछा नहीं। वह जानता था कि उन तकनीकों का उनकी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन वे पहले से ही बहुत विनाशकारी थीं। वह कल्पना कर सकता था कि यदि उसके जैसा या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति उस तकनीक का उपयोग करता तो परिणाम क्या होता। राक्षसों के विरुद्ध एक महान हथियार। ओलिवर उसकी गर्दन को अजीब तरीके से छूने से खुद को नहीं रोक सका। बड़े की बात सही थी, वह अपरिपक्व था। जबकि कुछ लोग आसानी से नाराज हो जाते हैं, कबीले का ये बुजुर्ग काफी बुद्धिमान और शांत लग रहा था। ओलिवर उसका सम्मान किए बिना नहीं रह सका। उसने घिसे पिटे उपन्यासों जैसे परिदृश्य की उम्मीद की थी, जहां वह एक बिजली घर को अपमानित करता है और फिर कबीले और उनकी सेनाओं द्वारा उसका शिकार किया जाता है। उन्हें इस बात से राहत महसूस हुई कि बात उस तरह विकसित नहीं हुई।
उसे यकीन नहीं था कि क्या वह हमेशा छिपकर अपना जीवन जी सकेगा। धीरे धीरे वह घटनास्थल से बाहर चला गया और पानी की धारा के पास अपनी छिपी हुई मांद की ओर वापस चला गया। वह प्यासा और भूखा था। गल्प गल्प, हाँ, उसने मुंह भर ताज़ा ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। आधी रात में ठंडा पानी पीना सबसे अच्छा है। गड़गड़ाहट, ओह, मुझे भूख लगी है। उसके पेट में गड़गड़ाहट हुई। पिछली लड़ाई ने उसे बहुत अधिक थका दिया था। उसे तुरंत कुछ खाने की जरूरत थी, नहीं तो लड़ना और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा। उनके सामान में उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए वह परेशान हो गया। वह किसी राक्षस को खाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन संभावना थी कि उसे जहर दे दिया जाएगा क्योंकि उनका मांस और खून इंसानों के लिए जहरीला था। उसने आह भरी। ज्यादा विकल्प नहीं था। वह केवल जंगल में कुछ फल ढूंढने की कोशिश कर सका। अंत में उसने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और कॉस्मिक वॉर्ड गेज का उपयोग करके कुछ फल ढूंढे जिन्हें उसने तुरंत खा लिया। कम से कम कुछ न होने से तो ये बेहतर था। बाकी रात उसने मांद में आराम करते हुए बिताई। उसने किसी राक्षस के हमले से बचने के लिए मांद को पहले से ही ठीक से ढक देना सुनिश्चित कर लिया था। सुबह की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर उसकी छिपी हुई मांद पर एक शांतिपूर्ण चमक बिखेर रही थी। वह सुबह जल्दी उठ गया, ज्यादातर ठीक हो गया। उनके घाव काफी हद तक ठीक हो गए थे। वाह, मेरा शरीर नया जैसा अच्छा लगता है। हाथ फैलाते समय वह उत्साह से बोला। हालांकि उसका शरीर अभी भी दुख रहा था, वह अब थका हुआ या गंभीर रूप से घायल नहीं था। उसके बाद वह बाहर गया और अपने आसपास एक उपयुक्त राक्षसी उपस्थिति की तलाश की। उसके पास तीसरी बहन का ताबीज था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौन सा राक्षस अंदर है। यदि यह कुछ कमजोर होता तो उसकी रैंक निचली होती। वह इस पर दांव नहीं लगाना चाहते थे। आखिरकार यह एक जोखिम भरा दांव था। उसने कुछ राक्षसों को देखा, लेकिन उन सभी को तुरंत संभाल लिया गया। ज्यादा प्रयास नहीं। राक्षस शिकार कार्यक्रम समाप्त होने से पहले उसके पास दोपहर तक का समय था, इसलिए उसे समय सीमा से पहले एक राक्षस प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अब जब बड़ों ने उसकी ताकत देख ली थी, तो उसे छिपाते रहना उसके लिए अनिवार्य नहीं था। यदि उसने ऐसा किया, तो वह और अधिक संदिग्ध निकलेगा। उसे इससे कुछ मिल भी सकता है। कहानी खत्म। अलविदा।